वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है अपने सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी में। आज हम लोग जो है वापस अपनी साइंस क्विज का लेकर चलते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस की आपको स्टडी करवाएंगे और यहाँ वही क्वेश्चन होंगे जो अपने एग्जाम में से पूछे जा चुके हैं। ओके, तो चलो हम लोग क्वेश्चनों को डिटेल से पढ़ते हैं एक एक क्वेश्चन के बारे में, और क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व होता है उन वैसे भी हम लोग देखते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी ये क्विज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन अपना ये है कि साइटोलॉजी है। साइटोलॉजी क्या है, मतलब कि साइटोलॉजी किसके अध्ययन को हम लोग जो है साइटोलॉजी कहते हैं। ओके, तो साइटोलॉजी किसे कहेंगे? जीवाणुओं के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, या फसलों के अध्ययन को कहते हैं, या कोशिकाओं के अध्ययन को, या फिर जनसंख्या के अध्ययन को। तो सीधी सी बात है, हम लोग साइटोलॉजी किसे कहेंगे, यानी कि कोशिका विज्ञान। तो कोशिका विज्ञान मतलब कोशिकाओं के अध्ययन को हम लोग जो है साइटोलॉजी कहते हैं। ओके, तो यहाँ से कोशिकाओं के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? साइटोलॉजी बोलेंगे, बराबर ना। चलो यहाँ से हम लोग थोड़ी सी इंक भी ले लेते हैं। अच्छा, तो जीवाणुओं के अध्ययन को तो हम लोग नहीं बोलेंगे, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। फसलों के अध्ययन को भी नहीं बोलते, जनसंख्या के अध्ययन को भी नहीं बोलते। तो किसके अध्ययन को? तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग जो है क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। ये नॉर्मल सी क्वेश्चन है, सबको आता है, बराबर। आगे हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? चलो देखते हैं। ओके, चलो, कोशिका के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। बिल्कुल सही बात है ये तो, कि कोशिका के आकार और आमाप जो होती है विशिष्ट कार्य है, यानी कोशिका में हर किसी का जो कोशिकांग होता है, जैसे आपने देखा होगा ये हमारी एक सेल्स होती है। इस सेल्स में ऊपर वाली, ये आगे वाली, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं, बराबर ना। फिर यहाँ पर अंतःपर्दवीय जालिका होती है, फिर बीच में केंद्रक होता है, इसके चारों तरफ जो है अंतःपर्दवीय जालिका होती है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लाइसोसोम होता है, इसके अंतःपर्दवीय जालिका के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये मतलब प्रत्येक कोशिका का अपना एक विशिष्ट कोशिकांग का जो है विशिष्ट क्या होता है? अपना एक कार्य होता है, और उसके आकार और आमाप मतलब इसके आकार और आमाप का भी एक विशिष्ट क्या होता है? कार्य होता है, बराबर ना। तो सेकेंड नंबर पे, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। बिल्कुल सही है, सब कोशिकाएं जो है एक ही आकार की नहीं होती हैं। कुछ कोशिकाएं, सब कोशिकाएं जो है अलग अलग अपने अपने आकार में होती हैं। प्रत्येक कोशिकाओं में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। बिल्कुल, निष्पादन मतलब क्या होता है? निष्पादन मतलब होता है कि प्रत्येक कोशिका जो होती है एक दूसरी नई कोशिका बना सकती है, बराबर ना। तो उसके अंतर्गत जो है अपने आप उसमें निष्पादन की क्षमता पाई जाती है। आपने देखा होगा कोशिका सिद्धांत में, कोशिका सिद्धांत हमारा क्या कहता है? कोशिका सिद्धांत यह कहता है कि प्रत्येक कोशिका का निर्माण जो होता है अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखो क्या होता है, यह एक सेल है, बराबर ना। इस सेल में ये क्या है? केंद्रक है। ये केंद्रक जो वापस यहाँ से अपने ये होगा, और ये केंद्रक जो है दो भागों में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, इस प्रकार से यूं। फिर ये भाग अलग हो जाएगा और ये भाग दोनों अलग होकर के एक नई कोशिकाओं से बनाती है। ओके, यानी इस नई कोशिका का निर्माण किससे हुआ? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से, बराबर ना। यानी कि प्रत्येक कोशिकाओं में निष्पादन की दर जो होती है, निष्पादन की अपनी क्या होती है? क्षमता होती है, बराबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कोशिकाएं जो है आकार आमाप में अलग अलग होती है, सब में अलग होती है, बल्कि ऊतक जो वर्ड होती है यानी एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू। आई बात समझ। लेकिन उसमें जो कोशिकाएं जो होती है वो एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान, एक ही प्रकार की विद्यमान नहीं होती है, अलग अलग प्रकार की सेल्स हो सकती है। आई बात समझ में ना। यानी अपने इसका आंसर क्या हो जाता है? डी, बराबर ना। यानी कोशिकाओं के बराबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए, बी और सी जो है ये तीनों ही सही है, लेकिन डी जो होता है वो सही नहीं है, बराबर। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है थर्ड देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे बना हुआ होता है? बराबर,
तो जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म, मतलब ये कोशिकाओं का किस से बना हुआ। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, अभी जस्ट मैंने पीछे वाले में बताया था कि ये एक सेल्स है, इस सेल्स में क्या होता है, केंद्रक होते हैं, और इसी केंद्रक में ये अपने अपने अलग अलग जो है कोशिकांग उपस्थित होते हैं, जैसे गोल्जिकाएं है, अपने यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, इस केंद्र के ये चारों तरफ जो है अपने के अंतःपर्दवीय जालिका हो गई, लाइसोसोम हो गया, ये सब, ये इसके अंतर्गत जो है डीएनए वगैरह पाए जाते हैं, गुणसूत्र वगैरह केंद्रक में, बराबर ना। इस वाले पार्ट को हम लोग जो है यहाँ से केंद्रक से और कोशिका झिल्ली, ये आगे वाली पार्ट क्या कहलाती है, सबसे ऊपर जो इसके तरफ पाई जाती है उसे हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ओके, यहाँ से केंद्रक से और कोशिका झिल्ली के बीच में जो पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य, बराबर। और इस केंद्रक में जो पाया जाता है उसे बोलते हैं केंद्रक द्रव्य कहते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, कोशिका द्रव्य में भी माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, अंतःपर्दवीय जालिका है, गोल्जिका है, ये सब जो है किस में पाए जाता है, तो किस अपने कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। केंद्रक द्रव्य में जो है ये डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन जो होती है, गुणसूत्र जो होते हैं, ये सब किस में पाए जाते हैं, तो अपने केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं, बराबर। क्वेश्चन अपना क्या कहता है कि जीव द्रव्य कहलाता है, कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है। अब सीधी सी बात है, ये सब क्या है, जीवित अंश ही तो है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, देखो, एक तो हो जाएगा कोशिका द्रव्य, ये जो अपने यहाँ पर है, ये केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो पाया जाता है इसे हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य, जिसके अंतर्गत जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःपर्दवीय जालिका, गोल्जिका है, लाइसोसोम, राइबोसोम सब कुछ पाया जाता है, आरएनए भी यहीं पर पाया जाता है, बराबर। तो ये चीज ध्यान में रखना है। इस कोशिका द्रव्य, तो ये भी एक जीवित अंश होता है। केंद्रक द्रव्य भी होता है, अन्य कोशिकांग, ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये सब, तो ये सब होते हैं। आई बात समझ में नहीं, यानी कोशिका का जीवित अंश क्या होते हैं, कोशिका का जीवित अंश ये पूरा का पूरा जो है कोशिका का एक प्रकार का जीवित अंश है, बराबर। तो यहां से अपना आंसर क्या हो जाता है, आंसर नंबर डी। ये चीज जो है ध्यान में रखना है। ओके, अब देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से, क्या केवल कोशिका द्रव्य, ये कोशिका का जो यहां से यहां तक का यही क्या जीवित अंश है, नहीं हो सकता, क्योंकि केंद्रक जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट, एक कोशिका का जो है केंद्रक जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, केंद्रक। अगर कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है तब भी हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सेल। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आरबीसी, जैसे आरबीसी में यानी कि अपने केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसको जो है रेड ब्लड सेल नहीं कहते, बल्कि कॉर्पोलेशन कहते हैं, कणिकाएं कहते हैं। आई बात समझ में, तो ये बात ध्यान में रखना है। लाल रक्त कणिकाएं होती है, न कि लाल रक्त कोशिकाएं होती है। वाई? बिकॉज क्योंकि उसके अंतर्गत जो है केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। अगर हम लोग डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत जो है वो सेल्स पाई जाती है, इसलिए डब्ल्यूबीसी को हम लोग जो है व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। ओके, तो ये थोड़ा जो है ध्यान में रखना है, केंद्रक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसलिए ये तो ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो जाता है। सेकंड नंबर पे कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, क्या ये और ये ही है? अब हाँ बात सही है, ये और ये दोनों ही होते हैं। फिर भी आगे चलते हम लोग, केंद्रक द्रव्य भी नहीं हो सकता, ऊपर बाद वाला भी तो होता ही है। फिर देखो, ये कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, अन्य कोशिकांग, ये भी। तो इन दोनों में से बेटर कौन सा है? अपना डी। आई बात समझ में? अगर डी हमारा पास में ऑप्शन नहीं होता तो हम लोग जो है बी ऑप्शन करते हैं। ओके, चलो यहां से ये क्वेश्चन तो जो है आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कोशिका ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? तो ये सबसे बड़ी बात है, आपको पता ही है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, कोशिका का ऊर्जा गृह जो है माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। अब बात क्वेश्चन ये आती है कि कोशिका का ऊर्जा गृह इसे क्यों कहते हैं। मैं आपको बता देता हूं माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार से होता है। ये अपनी एक सेल्स है, इस सेल्स में ये केंद्रक है, केंद्रक के बाहर कोशिका द्रव्य में यहाँ पर अपने चंपल नुमा जो है वो क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? अपने इस कोशिका के अन्य कोशिकांग के लिए जो है भोजन का निर्माण करते हैं। अन्य कोशिकांग कौन से? जैसे गोल्जिकाएं वगैरह है, यहाँ पे अंतःपर्दवीय जालिका है, लाइसोसोम है, इनके लिए, इन सब के लिए जो है वो क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। ओके,
इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा ग्रह बोलते हैं। और इसको किस नाम से जानते हैं, और हम लोग इसे बोलते हैं, अगर ये भोजन का निर्माण करते हैं तो हम लोग इसको रसोई भी बोल सकते हैं। यानी कोशिका का रसोई घर किसको बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ये चीज ध्यान में रखना है। और माइटोकॉन्ड्रिया की क्या खासियत होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत जो है डीएनए पाया जाता है। ओके, ये हमारी जंतु कोशिका है। तो फिर बात आती है पादप कोशिका। पादप कोशिकाओं के जो है वो कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है, तो पादप कोशिकाओं में कोशिका का ऊर्जा ग्रह जो है हरित लवक कहा जाता है। हरित लवक को, हरित लवक को क्यों कहते हैं, क्योंकि हरित लवक की जो है वो पादप कोशिका के लिए जो है भोजन का निर्माण करते हैं। इसलिए हम लोग जो है पादप कोशिकाओं के तो ऊर्जा ग्रह किसे बोलेंगे, तो हरित लवक को बोलेंगे। और कोशिका ऊर्जा ग्रह जंतुओं के किसको बोलेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे। एक चीज और ध्यान रखना है, इस कोशिका में श्वसन स्थल वो भी कौन सा होता है, अपना माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। तो इतने सारे क्वेश्चंस जो है आप माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है, इस क्वेश्चनों को ध्यान में रखना। बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस है जो अपने एग्जाम में जो है बार बार पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कोशिका की आत्मघाती की थैली किसे बोलते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सुसाइडियल बैग। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडियल बैग। तो सेल्स की जो है वो सुसाइडियल बैग किसको बोलते हैं, राइबोसोम को बोलेंगे, हरित लवकों को बोलेंगे, या लाइसोजाइम को बोलेंगे, किसको बोलेंगे बताओ। तो यहां से आपको पता ही होगा, राइबोसोम को हम लोग जो है प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। एक कोशिका में जो अपने अंतःपर्दीय जालिका के ऊपर, खुरदरी अंतःपर्दीय जालिका के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। और इस राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना होता है। आई बात समझ में ना, इसलिए हम लोग राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। बात आती है हरित लवक की। अभी मैंने आपको जस्ट बताया ही था कि हरित लवक जो होते हैं वो अपने पादप कोशिकाओं के लिए क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, बराबर। लाइसोसोम जो होता है वो क्या करता है, सेल्स में बाहरी चीजें जो आती है उनका भक्षण प्लस पाचन का कार्य करती हैं, लाइसोसाइम। इसलिए हम लोग इसको कोशिका की क्या बोलते हैं, सुसाइडियल बैग कहते हैं। वाई, क्योंकि कभी कभार क्या होती है, जब ये एक पुट्टिका के नुमा जो भोजन जो होती है जिसका ये भक्षण करती है, तब ये खुद फट जाती है, जिसकी वजह से स्वयं के जो भोजन होता है उसका भी ये क्या कर देती है, डाइजेशन कर देती है। इसलिए हम लोग इसको जो है क्या बोलते हैं, सुसाइडियल बैग बोलते हैं। कोशिका की जो है आत्मघाती की थैली कहते हैं। तो यहां से अपना सही आंसर कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइडियल बैग, सेल ऑफ सुसाइडियल बैग, कोशिका की आत्मघाती की थैली, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, कोशिका शब्द दिया गया था। अब सीधी सी बात है, कोशिका शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था, क्या रॉबर्ट ब्राउन, डार्विन, विजमैन, या फिर रॉबर्ट हुक। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाता है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की थी। ओके, इसलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी कोशिका विज्ञान का जो है जनक किसको बोला जाता है, रॉबर्ट हुक को ही कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी कोशिका विज्ञान का जनक। या फिर कोशिका की खोज किसने की, तो ये सब किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की थी, बराबर। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है केंद्र की खोज की थी, ये चीज जो है ध्यान में रखना है। डार्विन अलग चीज है, डार्विन इसके, और विजमैन जो है इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। इन दोनों शब्द से जो है ध्यान रखना है हम लोगों को। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं। तो आपको बताइए कितने होते हैं, 46, 48, 52 या फिर 50, कितने होते हैं। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो टोटली 46 होती है, और टोटली जो होती है वो 23 जोड़ी होती है, 23। ओके, देखो मनुष्य में गुणसूत्रों की टोटल संख्या जो होती है वो 46 होती है, और जोड़ी में अगर पूछे तो 23 और 23, 23 और 23 कितने हो जाते हैं, 46 होते हैं। इसमें भी इन गुणसूत्रों के जो है 2 पार्ट होते हैं, एक होता है लिंगी गुणसूत्र और एक होता है अलिंगी गुणसूत्र, बराबर ना। इसमें से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, कौन से,
22, मतलब कि 22 गुणसूत्र जो होते हैं वो अलिंगी गुणसूत्र होते हैं। उसमें से एक जो गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, लिंगी गुणसूत्र, और वही लिंगी गुणसूत्र जो होता है वो लिंग का निर्धारण करता है। तो ये चीज अपन को ध्यान में रखना है कि आगे वाले जो 22 होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलिंगी गुणसूत्र, और आगे एक जो गुणसूत्र होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिंगी गुणसूत्र। ओके, मनुष्य में लिंग का निर्धारण जो है पिता के गुणसूत्रों पर डिपेंड करता है, इसलिए पुरुषों में जो है लिंग निर्धारण ये कौन सा होता है, वाई गुणसूत्र, और गर्ल्स में यानी महिला में जो होता है लिंगी गुणसूत्र वो क्या होता है, एक्स होता है। तो ये चीज जो है ध्यान में रखना है। ओके, चलो, तो अपने सिर्फ इतना अभी तक तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि 23 जोड़ी होते हैं और 46 गुणसूत्र होते हैं, बराबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सामान्यतः किसके गुणसूत्र से बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि लिंग का निर्धारण जो है किसके द्वारा होता है, सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा, पिता के द्वारा। अब कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं। देखो क्या होता है, जैसे अगर पुरुष की बात करता हूं तो पुरुष में जो है देखो एक्स और वाई ये एक जोड़ी हो गया, ये क्या है, लिंगी गुणसूत्र। 23 जोड़ी होते हैं, 23 और 23 कितने होते हैं, 46, जिनमें से 22 जो होते हैं वो अलिंगी गुणसूत्र होते हैं। वो मनुष्य के लिए क्या करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। और ये एक्स और वाई जो 23वां गुणसूत्र है ये क्या करता है, ये जो है अपने लिंग का निर्धारण करेगा। महिलाओं में एक्स और एक्स ये जो गुणसूत्र है दो, ये क्या करता है, 23वें, ये भी लिंग का निर्धारण करते हैं। अब देखो अगर इसमें से यहां से जब पिता से जब एक्स आए और माता से भी एक्स आए तो इस स्थिति में जो है क्या उत्पन्न होगी, एक लड़की पैदा होगी, एक गर्ल्स पैदा होगी, बराबर। अब यहां से अगर ये y आए और यहां से अगर x आए तो ये क्या होगा, x एंड y, ये जब होता है तो इस स्थिति में जो है वो क्या उत्पन्न होगा, पुरुष यानी कि लड़का उत्पन्न होगा, बराबर ना। तो ये चीज देखो, अब ये डिपेंड किस पे करता है, ये देखो ये y आया तब लड़का हुआ, अगर ये x आया तब यहाँ पे क्या हुई, लड़की पैदा हुई। तो देखो सामान्यतः गुणसूत्र से बच्चे का लिंग का निर्धारण किससे करते हैं, बच्चे का लिंग का निर्धारण इस पुरुष से करते हैं। पुरुष अगर x भेजता है तो लड़की होगी, क्योंकि इसके पास तो x ही है, ये तो सिर्फ x ही भेजेगा। अब पुरुष अगर x भेजेगा तो लड़की हो जाएगी, y भेजेगा तो क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। तो ये चीज यानी डिपेंड किस पे करता है, पिता पे डिपेंड करता है कि वो क्या भेज रहा है, एक्स भेज रहा है या फिर वाई भेज रहा है, बराबर ना। कहने की बात है कि लिंग का निर्धारण जो है पिता के गुणसूत्र पर जो है डिपेंड करता है। ओके, यहां से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या कहता है, देखो निम्नलिखित में कौन कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि कोशिका में जो है प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो राइबोसोम को कहा जाता है, बराबर ना। ये तो बहुत ही आपको पता ही होगा, जाना पहचाना है। देखो ये कोशिका होती है, कोशिका में ये क्या है, केंद्रक के चारों तरफ ये इस प्रकार से जो है क्या पाई जाती है, अंतःपर्दवीय जालिका पाई जाती है, बराबर। अंतःपर्दवीय जालिका दो प्रकार की होती है, एक होती है खुरदरी अंतःपर्दवीय जालिका और एक होती है चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका। यहाँ से ये खुरदरी अंतःपर्दवीय जालिका जो होती है उसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, ये राइबोसोम, और इन राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना होता है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो राइबोसोम जो है अंतःपर्दवीय जालिका यानी खुरदरी अंतःपर्दवीय जालिका के ऊपर पाए जाते हैं, और इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना। इसलिए हम लोग राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10वां क्वेश्चन कहता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, ऑप्शन को देखते हैं, पित्त रस में, लार में, या पसीने में, या फिर रक्त में। तो सीधी सी बात है, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो ब्लड में पाया जाता है, बराबर। आपको पता ही है
रक्त में जो है वो शोषणीय वर्णक जो होता है वो कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो वर्ड जो है वो किससे मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन, इससे मिलकर बना हुआ है, हीम प्लस ग्लोबिन। अगर हम लोग हीम की बात करें तो ये एक प्रकार की हम लोग बोल सकते हैं आयरन यानी कि लोहा, ओके, जो इसके अंतर्गत धातु पाई जाती है। ग्लोबिन क्या होती है, ये एक प्रोटीन है। तो आप ध्यान रखो, हीमोग्लोबिन तो रक्त में पाया जाता है, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, यह एक शोषणीय वर्णक है। इसका प्रमुख कार्य है ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना होता है, बराबर ना। तो ओके, हीमोग्लोबिन का एक अणु जो है ऑक्सीजन के 4 अणुओं से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही क्या होता है, रेड कलर में होता है। ओके, एक्चुअली ब्लड का रंग, पहले ये हीमोग्लोबिन का रंग जो है, नवजात हीमोग्लोबिन का कलर जो होता है वो नीले कलर में होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन जैसे ही ऑक्सीजन के साथ में मिल जाता है तो इसका कलर जो है लाल हो जाता है, और इसीलिए रक्त का लाल रंग भी जो है हम लोग बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन के कारण पाया जाता है। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखना है। और इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य है शरीर में ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना होता है, इसलिए हम लोग हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं, शोषणीय वर्णक बोलते हैं। ओके, तो ये किस में पाया जाता है, अपने रक्त में पाया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या कहता है, 11, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी हुई होती है। तो ये तो आपको पता ही होगा किसकी बनी हुई होती है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, काइटिन की तो नहीं बनी होती है। काइटिन जो होती है वो जीवाणु, बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी जो कोशिकाओं की कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। प्रोटीन एंड लिपिड्स की जो होती है वो पादप जंतु कोशिका जो होती है उनकी कोशिका जो झिल्ली जो होती है वो प्रोटीन की बनी हुई होती है, प्रोटीन एंड लिग्निन की। तो यहाँ से क्वेश्चन अपना एग्जाम में अपने क्वेश्चन है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, तो सेलुलोज की बनी हुई होती है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो होती है अपनी कोशिका झिल्ली जो होती है, ये कोशिका झिल्ली, और ये देखो ये जंतु कोशिका, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जंतु कोशिका, मतलब हमारी कोशिका, और ये जो हो जाती है इसे हम लोग बोलते हैं पादप कोशिका, सेल, प्लांट सेल। अब देखो ये दोनों जो ये और ये दोनों क्या है, कोशिका झिल्ली है, और इस कोशिका झिल्ली के ऊपर पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये कोशिका भित्ति होती है। ओके, और यही कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। और ये कोशिका झिल्ली जो होती है वो प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली तो प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है, और पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। ये कोशिका भित्ति जो है कोशिका झिल्ली के ऊपर पाई गई है, ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, ये चीज ध्यान में रखना है। यानी जंतु कोशिका और पादप कोशिका में एक डिफरेंट क्या हो गया कि पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ओके, और पादप कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी हुई होती है, तो वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। ये ध्यान में रखना है हम लोगों को यहाँ से, बराबर। अब हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कोशिका झिल्ली होती है, देखो अब कोशिका झिल्ली क्या होती है, मैंने अभी आपको डायग्राम के द्वारा समझाया था। ये कोशिका झिल्ली, ये केंद्रक, और ये आगे वाली क्या है, कोशिका झिल्ली है। अब ये क्या होती है कोशिका झिल्ली, पारगम्य, पारगम्य मतलब हो सकता है कि ये पारगम्य मतलब आ जा आसानी से सकते हैं। चयनात्मक झिल्ली या अर्ध पारगम्य झिल्ली या अपारगम्य, अपारगम्य मतलब जो आर पार नहीं जा सकते। ओके, और चयनात्मक मतलब कुछ विशेष पदार्थों को जो है हम लोग आने जाने की अनुमति होती है। ओके, तो कोशिका झिल्ली क्या होती है, तो देखो कोशिका झिल्ली हमारी जो होती है अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, बराबर ना। ये ऑप्शन हम लोग यहां पर भी लिख सकते हैं चयनात्मक, देखो चयनात्मक झिल्ली ये ऑप्शन, और ये सी, बी और सी ऑप्शन जो है
अप्रोक्सीमेटली इसके लिए सही साबित होते हैं। कभी देखो इस क्वेश्चन में अपने चयनात्मक झिल्ली और अर्धपारगमीय, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगमीय झिल्ली होती है। और अर्धपारगमीय झिल्ली का मतलब होता है कि ये कुछ ही विशेष पदार्थों को जो है आने जाने की सुविधा देती हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं, बराबर। लेकिन ऑप्शन में आपको चयनात्मक झिल्ली और अर्धपारगमीय झिल्ली दोनों ही साथ में दे दिया गया है, तो इसका आंसर हम लोग जो है बी करेंगे, क्योंकि बी पहले आता है अर्धपारगमीय झिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, अर्धपारगमीय झिल्ली। अगर हमारे इस ऑप्शन में अर्धपारगमीय नहीं होता तो हम लोग जो है चयनात्मक करते, क्योंकि कुछ ही विशेष पदार्थों को आने जाने देती हैं, चयन करती है, इसलिए हम लोग इसको चयनात्मक झिल्ली भी कह सकते हैं। ये चीज भी ध्यान में रखना है, बराबर। अब हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। पौधों में गैसीय हार्मोन कौन सा है? तो देखो, एसिटिलीन है, अमोनिया है, या नाइट्रस ऑक्साइड है, या इथाइलिन है। अब सीधी सी बात है कि ये तीन जो है, अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड एंड एसिटिलीन, ये तीनों जो है गैसें हैं, न कि हार्मोन है। बल्कि ये इथाइलिन जो है एक पौधों में पाया जाने वाला गैसीय हार्मोन है, बराबर। इस इथाइलिन का कार्य क्या होता है? इस इथाइलिन का कार्य होता है कि पौधों में कच्चे फलों को जो है पकाने का कार्य होता है, बराबर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पौधों में जो है वह कौन सा हार्मोन्स है जो कच्चे फलों को पकाने का कार्य करता है? तो इथाइलिन, बराबर। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वह कौन सी गैस है जो कच्चे फलों को पकाने में प्रयुक्त होती है? तो वो गैस कौन सी हो जाती है? एसिटिलीन गैस होती है। जब गैस की बात करती है तो एसिटिलीन आंसर देना है, जब गैसीय हार्मोन्स की बात होती है तो अब हमारा आंसर क्या हो जाता है? इथाइलिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि एसिटिलीन एक हार्मोन्स नहीं है, यह एक गैस है, बल्कि इथाइलिन क्या है? एक पौधों में उत्सर्जित होने वाला हार्मोन्स होता है जो कच्चे फलों को पकाने का कार्य करता है। तो इन दोनों क्वेश्चनों में जो है आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। जब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पौधों में कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है, तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। कि और पौधों में कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैसीय हार्मोन्स का प्रयोग होता है, तो वो हार्मोन्स कौन सा है? इथाइलिन है। ये चीज जो है ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पौधों में गैसीय हार्मोन्स कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाता है? इथाइलिन, बराबर। नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कहता है? पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? या फिर जो स्वयं बनाते हैं वो होते हैं, क्या होते हैं? सीधी सी बात है, जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वपोषी। वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्वपोषी कहेंगे। परपोषी किसे कहेंगे? जो दूसरों पे डिपेंड होता है। पर मतलब क्या होता है? दूसरे, मतलब दूसरों पर। आई बात समझ। विषमपोषी जो अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं। मृतपोषी जो मरे हुए प्रकार मृत जीवों को खाते हैं उसे बोलते हैं मृतपोषी। आई बात समझ। इन्हें स्वपोषी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि भोजन के पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषी कहते हैं, बराबर। स्वपोषी की जगह एक और वर्ड कभी कभार अपने एग्जाम में देखने को मिलता है जिसका नाम है उत्पादक। स्वपोषी को हम लोग जो है उत्पादक भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना है, बराबर ना। क्योंकि उत्पादक यानी पौधे, प्लांट जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हम लोग उसको भी क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं, बराबर ना। और जो पादपों पर डिपेंड रहता है वो क्या कहलाता है? वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। वो हम लोग अपने आगे चर्चा करेंगे अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखते हैं। कुनैन प्राप्त होता है। कुनैन किसे? नारियल से, शहतूत से, सफेदे से, या फिर सिनकोना से। अब ये तो पता ही है सबको, कुनैन जो होता है वो सिनकोना की साल से जो है प्राप्त होता है। मलेरिया के इलाज के लिए, मलेरिया के इलाज के लिए हम लोग कुनैन नामक औषधि का प्रयोग करते हैं। और कुनैन किससे प्राप्त होती है? तो सिनकोना की छाल से जो है वो प्राप्त होती है। ये चीज जो है ध्यान में रखना है, बराबर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। हरित लवक होता है इस कोशिका में। अब हरित लवक किस में पाया जाता है?
जंतु कोशिका में या पादप कोशिका में या फिर दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हरित लवक जो होता है पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो देखो पौधों की पत्तियों का हरा रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो हरित लवक के कारण ही होता है। आई बात समझ में ना? और क्लोरोफिल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हरित लवक को। देखो इंग्लिश हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हरित लवक। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल्स। ओके, और इसी को हम लोग जो है इस हरित लवक में हम लोग क्या बोल सकते हैं? पर्णहरित। ये चीज ध्यान में रखनी है। ओके, इसमें जो है मैग्नीशियम नामक जो है धातु भी पाई जाती है। ये चीज भी जो है अपने एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। इन क्वेश्चनों पर आपको थोड़ा गौर करना है, बराबर ना? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? पादप। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में एक ये भी डिपेंड होता है कि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है, बल्कि पादप कोशिकाओं में जो है हरित लवक पाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है आपको ध्यान में रखना है, बराबर। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? पादप। क्वेश्चन नंबर 17, योगितम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया। ये एक सिद्धांत है, योगितम की उत्तरजीविता। यानी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि योगितम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया, या फिर योगितम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया। तो ये किसने किया था? ये जो है डार्विन ने किया था। यहां से मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, डार्विन ये क्या कहता है। देखो ये डार्विन भाई साहब ये कहते हैं उत्तरजीविता, योगितम की उत्तरजीविता मतलब क्या होगी कि देखो जिसमें जितनी एबिलिटी होगी वो उतना ही जिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये पानी है, ये क्या है? वाटर है। इस वाटर में जो है क्या है? बड़ी मछलियां पाई जाती हैं और छोटी मछलियां भी जो है पाई जाती है, बराबर ना? अब देखो, और ये दूसरे प्रकार की मछलियां जो होती है वो। अब देखो ये मछली जो है ये किस में पाई? ये मछली जो है इन छोटी मछलियों को क्या करती है? भक्षण करती है, यानी कि खाती है। और इन बड़ी मछलियों को जो है ये बड़ी मछलियां जो है वो क्या करती है? खाती है। आई बात समझ? अगर ये बड़ी मछली अगर इन छोटी मछली को नहीं खाती तो क्या होगी? इन मछलियों की संख्या जो है बहुत ज्यादा तादाद में जो है बढ़ जाती है। आई बात समझ में? और ये छोटी मछली जो है बड़ी मछली को जो है खा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इसकी इतनी एबिलिटी नहीं है, इसमें इतना पावर नहीं है। बात समझ में आ गई ना? ओके, यानी इसके पास पावर कितना है? इसके पास सिर्फ छोटी मछलियों को खाने का पावर है, और इसके पास बड़ी मछली जो है इसको और इसको दोनों को भी है खा सकती है। इसलिए ये जो है तो ज्यादा जीवित रहने के चांसेस किसके हैं? तो बड़ी मछली, क्योंकि बड़ी मछली को कोई खा ही नहीं सकता, इसलिए ज्यादा जीवित कौन रहेगा? तो बड़ी मछली। अब कहने की बात यह है कि डार्विन ने यह कहा कि जो जितना शक्तिमान होगा, जो जितना ज्यादा बलवान होगा, वही आदमी जो है पृथ्वी पर जीवित रहेगा, वरना वो जो जंतु है वो किसी दूसरे जंतु का क्या हो जाएगा? भक्षण हो जाएगा। आई बात समझ में? यही इसकी क्या थी? योगितम की उत्तरजीविता डार्विन ने दी थी। डार्विन ने कहा कि अगर कोई किसी को नहीं खाता है तो अगर उसकी जो है जनसंख्या पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। जैसे एक मछली जो होती है अपने कितने अंडे देती है? बहुत सारे अंडे देती है, लाखों में अंडे देती हैं। अगर उन अंडों को अगर नहीं खाया जाए या फिर कि दूसरे जीव अगर उसको नहीं खाते हैं तो फिर क्या होगी? पानी में जो है बहुत सारी क्या हो जाती है? मछलियाँ हो जाती हैं। ओके, तो डार्विन ये कहता है कि जो बलपूर्वक जो होता है, जो ज़्यादा बलवान होता है, वो हमेशा ही कमजोरों पर क्या रहता है? हावी रहता है। ओके, तो यही अपने क्या है? योगितम की उत्तरजीविता होगी, जिसमें जितनी एबिलिटी होगी वो उतना ही कार्य करेगा। ओके, तो ये किसने दिया था? तो ये अपने जो है डार्विन ने दिया था सिद्धांत। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। सेल नाम किसने दिया? तो सीधी सी बात है, अभी हम लोगों ने देखा था कि सेल्स की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। नाम भी जो है रॉबर्ट हुक ने ही दिया था, और इसी को ही हम लोग जो है क्या बोलते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के जनक जो है हम लोग किसको बोलते हैं? तो रॉबर्ट हुक को बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ लेके चलते हैं। 19, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती हैं। अब देखो कोशिका को एक निश्चित आकार जो है वो कौन प्रदान करती है? तो सीधी सी बात है, वो किसकी बात चल रही है? तो कोशिका भित्ति की बात चल रही है। ओके, मैंने आपको अभी बताया था, देखो पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति होती है,
ये कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली के बाहर जो होती है वो क्या होती है, पादप कोशिका भित्ति होती है। ये कोशिका भित्ति जो क्या होती है, दृढ़ होती है, पादपों में बहुत ज्यादा दृढ़ होती है, कठोर होती है। ये क्या करती है, कोशिका पादप कोशिकाओं में कोशिका जो होती है उसको आकार या फिर निश्चित आकार जो है वो प्रदान करती हैं। आई बात समझ में ना। और ये जो कोशिका झिल्ली जो होती है इसका कार्य क्या होता है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था। कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है कि कुछ चयनात्मक जो पदार्थ होते हैं या फिर गिने चुने जो पदार्थ होते हैं उन्हीं को अंदर आने देती है सेल्स के अंतर्गत। ओके, तो कोशिका झिल्ली का तो कार्य अलग हो जाता है। और कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है, कोशिका भित्ति का कार्य होते हैं कि कोशिका को जो है निश्चित आकार जो है प्रदान करना होता है, बराबर। तो कोशिका को एक निश्चित रूप यानी आकार कौन प्रदान करता है, तो वो कोशिका भित्ति प्रदान करता है। और कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति जो होती है वो पादपों में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। अभी मैंने आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। डीएनए कहाँ मौजूद होता है, ये भी मैंने अभी आपको बताया था। डीएनए कहाँ मौजूद होता है, आरएनए में, प्लाज्मा में, न्यूक्लिक में या न्यूक्लियस में। तो सीधी सी बात है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लिक कोई वर्ड नहीं होता है। प्लाज्मा में नहीं, प्लाज्मा किस में पाया जाता है, प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड में पाया जाता है। आरएनए जो होता है वो कोशिका ध्रुवीय में पाया जाता है। मैं आपको अभी बता देता हूँ, देखो ये एक जंतु कोशिका की सेल्स है। इस सेल्स में ये क्या है, केंद्रक है। इस केंद्रक में, इस केंद्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसी न्यूक्लियस में जो है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन जो है वो पाई जाती हैं। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। आई बात समझ में ना। आरएनए जो होता है, अब देखो केंद्रक के अंतर्गत जो पाएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक ध्रुवीय। और जो कोशिका के इसमें पाया जाता है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य में पाया जाता है, अभी मैंने आपको बताया था इसको क्या बोलते हैं, कोशिका ध्रुवीय। और इस कोशिका ध्रुवीय में जो है आरएनए मौजूद होता है। आई बात समझ में ना। पहले यह कहा जाता था कि आरएनए जो होता है वो सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है। बाद में यह खोज की गई कि आरएनए जो होता है वो पौधों में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है, दोनों में भी पाया जाता है। लेकिन डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट ये होता है कि आरएनए जो होता है वो कोशिका ध्रुवीय में उपस्थित होता है, बल्कि डीएनए जो होता है वो केंद्रक ध्रुवीय में उपस्थित होता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। कई बार अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका में जो है आरएनए कहाँ पर उपस्थित होता है, तो कोशिका में आरएनए जो होता है वो कोशिका ध्रुवीय में उपस्थित होता है, न कि केंद्रक ध्रुवीय में। ये क्वेश्चन जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 ये कहता है, कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन की खोज जो है वो किसने की थी। ओके, तो अर्धसूत्री विभाजन की खोज जो है वीज़मैन ने की थी। ये मैं आपको जो है अपने अलग वीडियो जो बनाया है उस वीडियो मैंने आपको समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में डीपली से बता चुका हूँ। आप उसमें एक बार वीडियो में देख लेना। और अपने यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की, तो अर्धसूत्री विभाजन की खोज जो है वो वीज़मैन ने की थी। ओके, नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन अपना ये है, कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी। अब अभी मैंने आपको बताया था केंद्र की खोज जो है वो किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। ये चीज जो है ध्यान में रखना है, बराबर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि कोशिका के केंद्र की खोज किसने की, तो केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका की खोज जो है वो किसने दी थी, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज कह दो, कोशिका नाम कह दो, ये किसने दिया था, तो रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। जिन निर्मित होते हैं। अब देखो, अभी मैंने आपको जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन जो होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। और गुणसूत्रों के ऊपर जो है वो कहाँ क्या निर्मित होते हैं, जिन। एक माला रूपी, ये जैसे एक गुणसूत्र होते हैं और इस गुणसूत्र के ऊपर जो है माला रूपी जो है क्या होते हैं, जिन उपस्थित होते हैं। यही जिन जो है आनुवांशिकी इकाई हम लोग बोल सकते हैं, जिनको आनुवांशिकी की इकाई बोलते हैं। आई बात समझ, जो सिस्ट्रॉन, म्यूट्रॉन और रैकॉन में जो है बंटी हुई होती हैं। इतना हम लोग डीपली यहाँ पर नहीं जाएंगे। अपने
आनुवांशिकी जो टॉपिक पढ़ाया था उस टॉपिक में डीपली से पूरा का पूरा जो है जेनेटिक्स पूरा का पूरा बताया गया है कि क्या होता है जेनेटिक्स। ओके, आनुवांशिकी में जीन क्या होता है, जीन कितने प्रकार के होते हैं, जीन की खोज किसने की, जीन किस पर पाए जाते हैं, गुणसूत्र क्या होता है, गुणसूत्र और डीएनए दोनों आपस में मिलकर क्या होते हैं, ये सब कुछ आरएनए कहाँ पर पाया जाता है, ये अपने वीडियो जो है उसमें जेनेटिक्स जो टॉपिक है उसके अंतर्गत पूरा डीपली से बताया गया है। एक एक क्वेश्चन को जो अपने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चनों के बारे में, जेनेटिक्स से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने वहाँ पर चर्चा की है, मेडल के बारे में। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं जीन निर्मित किससे होते हैं। तो जीन, ये देखो जीन किसके ऊपर, गुणसूत्रों के ऊपर। गुणसूत्र किसके होते हैं, डीएनए और हिस्टोन के बने होते हैं। ओके, तो यहाँ से अपना क्वेश्चन क्या हो जाता है आंसर, हिस्टोन प्रोटीन जो होती है, हिस्टोन प्रोटीन, इससे क्या निर्मित होते हैं, जीन निर्मित होते हैं, बराबर। ओके, तो और हाइड्रोकार्बन्स कोई होता नहीं है, लिपोप्रोटीन्स भी नहीं होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये अलग चीज होती है, बराबर ना। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक अमीनो अम्ल नहीं है। अब देखो अमीनो अम्ल कौन कौन से है, मैं ये भी अपने किससे, जेनेटिक्स से संबंधित क्वेश्चन आ गया, ये जेनेटिक्स में डीएनए से संबंधित क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो डबल हेलिक्स जो वाटसन एंड क्रिक ने जो है डीएनए की डबल हेलिक्स वाली जो संरचना जो है प्रदर्शित की थी, उसके अंतर्गत आता है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल जो है 4 प्रकार के होते हैं। ओके, कौन कौन से, देखो साइटोसिन, ग्वानिन, थायमिन, ये अपने क्या हो गए, अमीनो अम्ल है। और इसमें जो ग्लाइसिन जो होता है ये किसी प्रकार का कोई अमीनो अम्ल नहीं है। ओके, बात समझ में आ गई ना। साइटोसिन, ग्वानिन, थायमिन ये तीनों ही क्या है, अमीनो अम्ल है, और ग्लाइसिन जो है अमीनो अम्ल नहीं है। आप जेनेटिक्स वाला पूरा वीडियो देखो, उस वीडियो में आपको ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही अच्छा समझ में आएगा। अभी यहाँ पे अगर इतना समझ में नहीं आता है तो कोई नहीं, हमें ये ध्यान में रखना है साइटोसिन, ग्वानिन और थायमिन जो होता है ये एक अमीनो अम्ल है, बल्कि ग्लाइसिन जो है अमीनो अम्ल नहीं है। ये जेनेटिक्स से संबंधित क्वेश्चन है जो मैं आपको जेनेटिक्स वाले वीडियो में जो है पूरा का पूरा बता चुका हूँ, बराबर। नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, गुणसूत्र में निहित होते हैं। अब भी मैंने आपको बताया था गुणसूत्र किसको बोलते हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। यानी गुणसूत्र जो होते हैं वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ओके, और ये किस में होते हैं, तो ये केंद्रक में यानी कि केंद्रक द्रव्य में होते हैं, न कि कोशिका द्रव्य में। ये चीज ध्यान में रखना, गुणसूत्र हमेशा किसमें, केंद्रक में होते हैं, और केंद्रक में ही जो है अपने डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन ही होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डीएनए कहाँ पर पाया जाता है, तो डीएनए केंद्रक में ही पाया जाता है, न कि कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके अंतर्गत जो है डीएनए पाया जाता है। पादपों में हरित लवक जो होता है वो जो है उसमें डीएनए पाया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डीएनए जो होता है वो केंद्र के अलावा किस में पाया जाता है, तो डीएनए केंद्र के अलावा एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और एक हरित लवकों में पाया जाता है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखना, बराबर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसके द्वारा कोशिका में शोषण तथा ऊर्जा उत्पादन का संचालन होता है। बिल्कुल, अभी मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चंस में बताया था कि कोशिका का शोषणीय वर्ण किसको बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोलते हैं, और ऊर्जाग्रह यानी शक्ति केंद्र किसको बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोलते हैं। तो यहाँ पर कोशिका के लिए शोषण का कार्य प्लस ऊर्जा का कार्य, दोनों का कार्य कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइडल बैग। अभी मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में ये हमारे जिक्र हो चुका है। किसे कहेंगे हम लोग, तो लाइसोसोम को क्या बोलेंगे हम लोग, सुसाइडल बैग। ओके, अब इसको क्यों कहते हैं, तो अभी हमने जिक्र किया था, ये जो बाहरी जो कोशिकाओं का ये क्या करती है, बाहरी अनावश्यक जो पदार्थ होती है उनका क्या करती है, भक्षण और पाचन का कार्य करती है, बराबर ना। चलो नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था की सबसे लंबी प्रावस्था होती है,
तो ये भी मैं आपको जो है ये बता चुका हूँ कि इसमें सबसे लंबी, सबसे प्रथम अवस्था की सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है, तो वो कौन सी हो जाएगी, प्रोफेज। मेटाफेज, टेलोफेज, एनाफेज ये अलग होती है, इसमें कौन सा हो जाता है, तो प्रोफेज हो जाएगी, बराबर। नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या कहता है, पादप कोशिका किसकी अनुपस्थिति के कारण जो जंतु कोशिका से भिन्न होती हैं। अब देखो, पादप कोशिका किसकी अनुपस्थिति के कारण जंतु कोशिका से भिन्न होती है। अब देखो, लवक जो होते हैं वो पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं, बराबर। कोशिका भित्ति भी पादप कोशिका में होती है। अब लाइसोसोम जो होती है ये भी किस में होती है, पादप कोशिका में होती है, बराबर। लेकिन डिक्टियोसोम जो होता है ओनली फॉर जंतु कोशिका में होता है, बल्कि पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। ये चीज भी ध्यान में रखनी है। तो पादप कोशिका में जो है क्या अनुपस्थित होता है, डिक्टियोसोम। जंतु कोशिका में जो है डिक्टियोसोम जो है उपस्थित होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है ध्यान में रखना है। अपने सेल वाले, अगर आप लोग टॉपिक सेल वाला जो अगर टॉपिक वीडियो देखते हो तो उस वीडियो में ये जो क्वेश्चन या सेल से संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चंस जो है वो सारे के सारे आपकी कंफ्यूजन जो है उस वीडियो में दूर हो जाएगी। इसलिए आप जो है एक बार सेल वाला जो वीडियो है वो देख लो, बराबर। नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हीमोग्लोबिन के निर्माण में आवश्यक तत्व कौन सा है, ये भी मैं अभी आपको बता चुका हूँ। हीमोग्लोबिन मतलब हिम प्लस ग्लोबिन। हिम में क्या होता है, हिम का मतलब लोहा यानी कि आयरन। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है, तो लोहा होता है, बराबर ना, आयरन। क्वेश्चन इससे यह भी पूछा जाता है कि कौन सी धातु जो है वो हीमोग्लोबिन या फिर रक्त में पाई जाती है। कौन सी धातु जो है रक्त में पाई जाती है, तो वो किस में, कौन सी धातु होती है, तो लोहा। लोहा एक धातु है। आई बात समझ में। लोहे से संबंधित कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, कितने लोहे के ऊपर जंग लगना, लोहा कितने प्रकार का होता है, जंग को किस प्रकार से वापस फिनिश कर सकते हैं, जंग किस प्रकार लगती है, जंग को क्या बोलते हैं, सारे क्वेश्चनों को हम लोग जो है केमिस्ट्री में अपनी जो धातु है, धातु में हमने जो लोहा पढ़ा था उस लोहे में हम लोग ने जो है उस लोहे से संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन जो अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चनों के बारे में हम लोगों ने जो है डिस्कस किया है। ओके, अगर आप लोग लोहे से संबंधित और भी क्वेश्चन जानना चाहते हो तो अपना जो वीडियो है केमिस्ट्री में जो धातु जो टॉपिक है उस धातु में जो लोहा जो है उसको आप लोग पढ़ सकते हैं, बराबर। नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या कहता है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों से रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। देखो, रक्त का शुद्धिकरण यानी कि रक्त का जो है प्यूरिफिकेशन कहाँ पर होता है, यकृत, हृदय, फेफड़े या फिर वक्र यानी कि किडनी। तो कहाँ पर होता है, अब सीधी सी बात है कि रक्त का प्यूरिफिकेशन जो शुद्धिकरण जो होता है ना वो कहाँ पर होता है, तो वक्र में होता है यानी कि किडनी में होता है। अगर यह कहा जाए कि रक्त में ऑक्सीजन का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है तो वो किस में होता है, अपने फेफड़ों में होता है। आई बात समझ में। ओके, तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। वक्र में क्या होता है, वक्र में जो है रक्त का क्या हो रहा है, प्यूरिफिकेशन होता है, शुद्धिकरण होता है। और यहाँ पर अपने जो है फेफड़ों में क्या होता है, तो ऑक्सीजन का शुद्धिकरण होता है, बराबर। नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है, ब्लड कितना पाया जाता है, यानी एक नॉर्मल से यानी एक पुरुष में जो है एक बॉडी में जो है कितना ब्लड हो सकता है, तो ये तो सबको आपको पता ही होगा। कितना होगा, 3 से 4, 10 से 12 या 8 से 10 या 5 से 7। तो सीधी सी बात है ये अपने कितना हो जाता है, 5 to 7 लीटर होता है। आई बात समझ में ना। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। 5 से 7 लीटर जो है वो क्या होता है, अपने एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में जो है ब्लड पाया जाता है। इतना ब्लड तो होना ही चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, रक्त क्या है, तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। ओके, ये क्वेश्चन भी मैं आपको अपने ब्लड से संबंधित जो क्वेश्चन है अपने ब्लड वाले टॉपिक्स में सारे बता चुका हूँ कि रक्त क्या है, रक्त भी एक क्या है, तरल संयोजी ऊतक होता है। जिस प्रकार प्लाज्मा जो होती है वो भी एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, हड्डियाँ जो होती है वो भी एक तरल संयोजी जो है ऊतक होती हैं। तो ये
संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यू है, आपस में एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करता है, बराबर। तो रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, हृदय कब विश्राम करता है? तो ये क्वेश्चन तो आप सभी को आता ही होगा। लेटते समय, सोते समय, बैठते समय, या हृदय मनुष्य की जीवित अवस्था में कभी विश्राम नहीं करता है। सही बात है ना, हृदय मनुष्य की जीवित अवस्था में कभी विश्राम नहीं करता है। आप जब सोते हो तब भी हार्ट जो है धक धक करता है, आप बैठते हो, सोते हो, खाना खाते हो, पीते हो, कुछ भी करते हो, जब तक आपकी बॉडी जीवित है तब तक आपका हार्ट जो होता है वो लब डब यानी कि धक धक जो है करता है। ओके, वो कभी विश्राम नहीं करता है, लेकिन वो विश्राम तब करेगा जब आपकी बॉडी जो है जीवित नहीं रहेगी, जब मर जाएगा, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसमें हार्ट जो है धक धक करना छोड़ देता है, मतलब वो अब विश्राम कर रहा है। जिंदगी भर वो फिर विश्राम ही करेगा, फिर वो वापस कभी नहीं उठेगा। ओके, लेकिन जीवित अवस्था में जो है, मनुष्य की जीवित अवस्था में कभी भी हार्ट जो है कभी विश्राम नहीं करता है, वो कंटिन्यू जो है चलता रहता है, बराबर। हार्ट को कभी जो है न तो नींद लेने की आवश्यकता है, नींद वींद या विश्राम, उसको हार्ट को किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये बॉडी में एक ऐसा पार्ट होता है जो कंटिन्यू चलता रहता है, बराबर ना। और जिस समय इस पार्ट ने अगर विश्राम कर लिया तो फिर मनुष्य जो है वो अनलिमिटेड विश्राम की अवस्था में चला जाता है, जो कभी वापस उसको जो है काम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, फिर उसे विश्राम ही विश्राम हो जा मिलता रहता है, बराबर ना। तो ओके, तो हार्ट जो होता है वो कभी भी जो है विश्राम नहीं करता है जीवित अवस्था में। नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35, मनुष्य के हृदय की समांतर स्पंदन दर कितनी होती है? ये आपको पता ही है, कुल होती है 72 प्रति मिनट। कुल 72 प्रति मिनट जो है वो अपने हार्ट रेट होती है। अब देखो, ये भी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से अपने ब्लड में बता चुका हूँ, रक्त में हार्ट जब पड़ा था उसके अंतर्गत। देखो, मनुष्य में जो है 72 से 75 75 तक जो है हार्ट रेट होती है प्रति मिनट। नवजात शिशु जो होते हैं उसके अंतर्गत जो है हार्ट रेट जो होती है वो 120 से लेकर 140 तक होती है, बराबर ना। और जब बच्चा हो जाता है 12 साल 10 साल तक का, उस बच्चे में जो है वो कितनी होती है, तो 100 होती है हार्ट रेट। और वयस्क मनुष्य में कितनी होती है, तो 72 से 75 तक प्रति मिनट होती है। न्यूनतम हार्ट रेट कितने होती है, तो न्यूनतम हार्ट रेट जो होती है वो हाथी में होती है, 28 होती है। मैक्सिमम किस में होती है, तो मैक्सिमम जो है खरगोश और चूहे में होती है। ओके, कितनी होती है, 600 तक, 1 प्रति मिनट, एक मिनट में जो है 600 बार जो है उनका हार्ट जो है वो दग दग करने लग जाता है, बराबर ना। तो ये चीज़ जो है ध्यान में रखना है। इन सारे क्वेश्चनों को हम लोगों ने जो है ब्लड में बड़े शानदार तरीके से पढ़ा है, आप लोग देख सकते हो वहाँ पर टॉपिक में। नेक्स्ट हम लोग 36, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत जो है वो 90% जो है उसमें क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, बराबर ना। प्लाज्मा में 90% जो है वो क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। और 6 से 7% तक जो है उसमें अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है ध्यान में रखना है। ओके, रक्त में देखो, रक्त 2 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो रक्त में क्या पाए जाते हैं, रक्त कणिका, और एक क्या पाया जाता है, प्लाज्मा। रक्त कणिका कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं, बराबर ना। तो रक्त में प्लाज्मा जो होता है वो कितना होता है, तो 55% होता है। और रक्त में जो है रक्त कणिकाएं कितनी होती है, तो रक्त कणिकाएं जो होती है वो 45% तक होती है। ये क्वेश्चन भी जो है कई बार जो है पूछा जाता है, इसको भी जो है ध्यान में रखना है। और प्लाज्मा में जो है वो जल कितना पाया जाता है, तो जल जो होता है वो 90% तक पाया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक के चलते हैं। 37, सदैव शुद्ध रुधिर परिसंचरण करती हैं। अब देखो कौन करती हैं, शुद्ध रुधिर जो होती है हार्ट, ये हार्ट से संबंधित है, तो शुद्ध रुधिर जो होती है वो धमनियां लेके जाती हैं, और अशुद्ध रुधिर जो होती है वो कौन से लेके जाती है, सिराएं लेके जाती हैं। ओके, तो इसमें आपने क्या पूछा है कि शुद्ध रुधिर जो है परिसंचरण कौन करती हैं, तो धमनियां करेगी शुद्ध का, और अशुद्ध रुधिर किसे करेंगी, अशुद्ध रुधिर जो है सिराएं लेके जाती हैं।
अब शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर की जो है डेफिनेशन क्या हो जाती है? शुद्ध रुधिर किसे बोलते हैं? वह रुधिर जो ऑक्सीजन युक्त होता है। जिस रुधिर में ऑक्सीजन नहीं होता है वह रुधिर जो है क्या कहलाता है? अशुद्ध रुधिर कहलाता है। जैसा कि मछली में जो है रुधिर जो है ऑक्सीजन का ट्रांसफर नहीं करता है, मतलब उसके जो है बॉडी में जो है ऑक्सीजन का ट्रांसफर ब्लड के द्वारा अपने नहीं होता है। इसलिए मछलियों के जो रक्त होता है वो एक अशुद्ध रक्त होता है। हमारी जो शिराओं में जो रक्त होता है वो एक अशुद्ध रक्त है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जो होता है अनुपस्थित होता है और CO2 जो होती है उपस्थित होती है। और यही रक्त, शिराओं वाला रक्त जब फेफड़ों में आता है तो फेफड़े क्या करते हैं? ऑक्सीजन को, CO2 को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को उसमें डालते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन का शुद्धिकरण जो है फेफड़ों में होता है और रक्त का प्यूरिफिकेशन जो होता है, शुद्धिकरण जो है वो वक्र में होता है। ओके, तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। सदैव शुद्ध रुधिर जो है धमनियों में चलता है और अशुद्ध रुधिर जो होता है वो शिराओं में चलता है, बराबर ना। नेक्स्ट हम लोग के चलते हैं 38 क्वेश्चन नंबर। आरबीसी भुन्नी अवस्था में निर्माण होती है। देखो आरबीसी जो है भुन्नी अवस्था में किस में निर्माण होती है? तो आरबीसी का भुन्नी अवस्था में निर्माण जो है वो किस में होता है? यकृत या फिर पलीहा में होता है, बराबर। और जब बच्चा भुन्नी अवस्था से बाहर आता है, गर्भ अवस्था से, गर्भ के बाद जब उसका जन्म हो जाता है, उस समय जो है अपने ब्लड का निर्माण किससे होगा? तो लाल अस्थि मज्जा से होगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आरबीसी का भुन्नी अवस्था में निर्माण जो है कहाँ पर होता है? तो भुन्नी अवस्था में जो है यकृत और फलिहा में होता है, बराबर ना। ओके, अब देखो जब भुन्नी अवस्था में तो यकृत, आरबीसी का निर्माण यकृत और पलिहा में होता है, मतलब पलिहा में, बराबर ना। क्या फिर बच्चा जब बच्चे ने जब गर्भावस्था पूर्ण कर ली है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, उसके बाद में इस पलिहा का कार्य क्या होता है? उसके बाद ये जो पलिहा जो होता है वो क्या कार्य करता है? जो मरी हुई जो आरबीसी होती है, जिस आरबीसी का जीवनकाल 120 दिन का होता है, उसके बाद वो डेथ हो जाती है। तो उसके बाद जो है आरबीसी 120 दिन के बाद में पलिहा में क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। इसलिए हम लोग जो है पलिहा को क्या बोलते हैं? एक तो ब्लड बैंक भी कहते हैं, और हम लोग क्या बोलते हैं इसको? हम लोग क्या बोलते हैं? पलिहा को जो है अपने बूचड़ खाना भी बोलते हैं। रक्त का बूचड़ खाना किसको बोलते हैं? तो पलिहा को बोलते हैं। कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? तो वो भी जो है हम लोग पलिहा को बोलते हैं, बराबर। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग लेके चलते हैं 39। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? तो ये तो आपको पता ही है, मानव रुधिर का पीएच जो होता है वो 7.4 होता है, हल्का क्षारीय होता है। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि मानव रुधिर है हल्का क्षारीय है या क्षारीय है या फिर अम्लीय है। तो ये ध्यान में रखना 7.4 है, यानी कि हल्का क्षारीय है, गहरा क्षारीय नहीं है, बराबर। पावर ऑफ हाइड्रोजन मैंने आपको पीएच में अपने एसिड बेस एंड सॉल्ट जब पढ़ाया था उसके अंतर्गत पीएच पूरी तरह पढ़ा चुका हूं, तो आप लोग चाहो तो उसमें देख सकते हो। इस पीएच से संबंधित क्वेश्चन जैसे मूत्र का पीएच कितना होता है, रक्त का कितना होता है, दूध का कितना होता है, और भी सिरके का कितना, नींबू का कितना, और भी सबका मुख का पीएच कितना होता है। पीएच कम हो जाती है तो क्या होता है, पीएच अधिक हो जाती है तो क्या होता है। इन सारे क्वेश्चनों के बारे में हम लोगों ने जो है एसिड बेस और सॉल्ट में जो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, इसलिए आप वो वीडियो देखकर जो है अपने पीएच से संबंधित क्वेश्चनों को जो है सॉल्व कर सकते हो, बराबर। चलो तो इसमें रुधिर का पीएच कितना होगा? तो 7.4 होगा। नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं लास्ट, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो है वो कितना होता है? 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद में आरबीसी खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है, उसके बाद पलिहा में जमा हो जाता है। इसलिए हम लोग जो है पलिहा को क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक बोलते हैं, बूचड़ खाना बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? रक्त का कब्रिस्तान बोलते हैं, बराबर। तो ये क्वेश्चंस जो थे अपने एग्जाम में रूटीन में आने वाले क्वेश्चंस हैं साइंस के, जिसको हम अभी जो है हमने अध्ययन किया है। मैंने आपको एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चन को जो है बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्ट करके बताए हैं, और आपको अगर इनसे भी संबंधित क्वेश्चन जो है और भी जानना है तो हमारे वीडियो को कंटिन्यू जो है आप लोग देखते रहिए। जो साइंस के वीडियो बने हैं उन साइंस के वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखते रहेंगे तो इन सारे क्वेश्चनों के आंसर जो है आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, तो अब हम लोग जो है अपने इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं, बराबर ना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।